हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन नुआन से होती है, जो एक फेमस डिजाइनर होती है। वो दिल की बहुत ही साफ थी, इसलिए उसके लिए पैसे इतने ज्यादा मायने नहीं रखते थे। एक बहुत ही रिच लेडी उसके बनाए गए डिजाइन को खरीदना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफर करती है। लेकिन नुआन उसे मना कर देती है, क्योंकि उसने पहले ही किसी पुअर को वो ड्रेस देने का वादा कर दिया था। नेक्स्ट सीन में नुआन अपने मॉम डैड के साथ टीवी में न्यूज देख रही थी। मंत्रापुरा का प्रिंस छाई एक थाई गर्ल नील के साथ शादी कर रहा है। ये न्यूज देखकर ये लोग तो शॉक ही हो जाते हैं, क्योंकि नील नुआन की बहन होती है। तभी उन्हें नील का कॉल आता है, जो उन्हें खुश होकर बता रही होती है, मैं इंडियन प्रिंस चाई से शादी करने वाली हूँ। इसीलिए वो थाईलैंड नहीं आ रही, बल्कि सीधा इंडिया के मंत्रापुरा जा रही है। नुआन की मोम को तो गुस्सा आ जाता है, अगर ये लड़की यहाँ होती तो मैं इसकी टांगे तोड़ देती। नुआन के डैड उसे बोलते हैं, तुम्हें भी अपनी बहन के पास इंडिया जाना होगा। इसके बाद नुआन इंडिया के लिए निकल जाती है। फ्लाइट में नुआन मंत्रापुरा के बारे में सर्च करती है, तो उसे एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। इंडिया में जब ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, तो उस समय पर अंग्रेजों ने मंत्रापुरा पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। इसलिए मंत्रापुरा के राजा रानी ने अपना सारा खजाना उन्हें दे दिया था, लेकिन वहाँ के शाही चिन्ह को उन्हें नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की मान्यता थी कि वो चिन्ह जिसके पास होगा वो भी मंत्रापुरा पर राज कर सकता है। अंग्रेजों को जैसे ही ये बात पता चलती है, तो वो उस चिन्ह को लेने की काफी कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहाँ के राजा उन लोगों से लड़ाई करते हैं और क्राउन प्रिंस के साथ ही वो चिन्ह वहाँ से गायब हो गया। किसी को उस बारे में पता नहीं चला और मंत्रापुरा की रानी राजमाता सरिता को अंग्रेजों ने कैद कर दिया था। वहाँ की प्रजा राजमाता सरिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान करती थी। कुछ समय बाद मंत्रापुरा का राज्य फिर से एक शाही परिवार के हाथ में आ गया, पर इसके साथ वहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन पशुठा की फैमिली को भी बहुत सारे बिजनेस राइट मिल गए थे। इसलिए वो मंत्रापुरा के हर मामले में इंटरफेयर करते थे और उनका मानना था कि शाही फैमिली को कभी भी अपना शाही चिन्ह नहीं मिल पाएगा। प्रेजेंट में नुआन एक सपना देख रही होती कि वो एक जंगल में पहुंच गई है, जहां उसने इंडियन ड्रेस पहनी हुई है। वहां पर कुछ लड़कियां नाच रही हैं। अभी वो इस सपने से जाग जाती है। एयर होस्टेस उसे वेलकम करने के लिए एक फ्लावर देती है। उसकी खुशबू को सूंघने के बाद उसे पता चलता है ये तो उसके ड्रीम वाले फ्लावर की तरह ही है। इसके बाद हमें हमारा हीरो प्रिंस गिरीश को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर भी होता है। विराम नाम का बंदा, जो कि उनका ड्राइवर था, उसे नुआन को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाना था, पर बीमार होने की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। इसलिए गिरीश बोलता है, एयरपोर्ट मैं चला जाऊंगा नुआन को लेने के लिए। इधर नुआन बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लिए एकदम अनजान देश था। ऊपर से टैक्सी वाले भी उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी गिरीश वहाँ पे पहुँच जाता है और नुआन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। नुआन तो उसे ड्राइवर वीरान समझ लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। ये देश इतना अमीर है, फिर भी यहाँ की सड़कें ऐसी क्यों हैं? वैसे यहाँ पर मैं अपनी बहन की वजह से आई हूँ। अगर मुझे लगा ना कि वो यहाँ पर खुश नहीं है, तो मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। और वैसे अभी इतने मॉडर्न जमाने में भी कैसे यहाँ पर राजा हैं और उनका शासन चल रहा है। गिरीश बोलता है, तुम कुछ भी इंटरनेट से पढ़कर मत बोलो। यहाँ के राजा पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। जैसे ही वो लोग पैलेस में पहुँच जाते हैं, नील अपनी बहन को हक कर लेती है और उसे प्रिंस गिरीश से मिलवाती है। तब जाकर नुआन को पता चलता है कि ये तो एक प्रिंस है। इसलिए नुआन को एम्बेरसमेंट हो रही होती है। उसने उसी के सामने उसकी रॉयल फैमिली के बारे में क्या क्या नहीं बोल दिया, इसलिए उससे माफी मांगती है। नुआन जैसे ही पैलेस के अंदर आती है, तो वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है। एक्चुअली में वो राजमाता सरिता की आत्मा होती है। इत्तेफाक से नुआन को रहने के लिए भी उन्हीं का रूम मिलता है। रूम देखकर नुआन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें पशुता की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि रॉयल मैटर में काफी ज्यादा इंटरफेयर करती थी। उस फैमिली की बेटी सावित्री एक्चुअली में चाय से शादी करने वाली थी, पर अफसोस नहीं हो पाई। सावित्री बोलती है, चाय ऐसे फॉरेन से आई हुई लड़की से शादी कैसे कर सकता है? मंत्रापुरा की अगली रानी तो मैं ही बनूंगी। इधर नुआन को भी अपनी बहन की काफी चिंता हो रही होती है, इसलिए उसे बोलती है, क्या ये लोग एक फॉरेनर को अपनी घर की बहू स्वीकार करेंगे?
स्पेशली यहाँ की रानी। उसकी बहन नील बोलती है हाँ ये काफी मुश्किल है क्योंकि वहाँ के जो पहले के राजा थे नरेंद्र, उन्होंने भी एक फॉरेनर से ही शादी की थी। उनकी शादी को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और जो प्रिंस गिरीश हैं वो उसी फॉरेनर लड़की के बेटे हैं। यानी कि चाय और गिरीश दोनों ही सौतेले भाई हैं। इधर नुआन रात में देखती है एक औरत गार्डन की तरफ पीछे जा रही है तो वो भी उसका पीछा करने लग जाती है। तो उस लेडी के ब्रेसलेट से एक व्हाइट स्टोन नीचे गिर जाता है। नुआन उसे उठाती है तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये सब उसका एक सपना होता है, लेकिन नुआन ये देखकर शौक हो जाती है कि सच में उसके हाथ में कुछ है। नुआन जब उसे पानी में वॉश करती है तो उसमें वही व्हाइट स्टोन होता है जिसे उसने सपने में देखा था, लेकिन ये उसके हाथ में आया कैसे ये उसे समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे चाय नील से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली में वो नील से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। नुआन भी प्रिंस चाय से मिलती है और उसे वो स्टोन देती है और उसे सारी कहानी सुना देती है ये उसे कैसे मिला। चाय तो उस स्टोन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो सच में राजमाता सरिता के ब्रेसलेट का ही था और वो स्टोन काफी दिनों से गायब भी था। चाय वो स्टोन को लेकर गिरीश के पास आता है और उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो मॉडर्न टाइप की लड़की है और उसे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। नुआन उन्हें ब्रेसलेट की फोटो बनाकर दिखाती है जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये राजमाता के ब्रेसलेट का ही है। और जब वो स्टोन राजमाता के ब्रेसलेट में लगाते हैं तो वो फिट भी हो जाता है। गिरीश को याद आता है उसके डैड ने उसे बताया था कि उसकी मोम ने एक सपना देखा था कि बहुत दूर से एक लड़की मंत्रापुरा में आएगी और मंत्रापुरा की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। गिरीश उस स्टोन को लेकर अपने अंकल रे के पास आता है। अंकल रे चेक करने के बाद बताते हैं हाँ ये वही स्टोन है और बोलते हैं अगर ये खोया हुआ स्टोन मिल सकता है तो हो सकता है हमें हमारा शाही चिन्ह भी वापस मिल जाए। नेक्स्ट सीन में दोनों बहनों को राजा रानी से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो इंडियन ड्रेस पहनने का ट्राई कर रही थी और बहुत ज्यादा खुश भी थी। उसकी बहन नील तो शाही तौर तरीकों को भी सीख रही होती है। नेक्स्ट सीन में नुआन लैपटॉप पर काम कर रही होती है तभी उसे राजमाता सरिता की आत्मा फिर से दिखाई देती है। नुआन उस औरत को देखकर उसके पीछे जाने लगती है और उसका पीछा करते हुए वो प्रिंस गिरीश के ढोर तक पहुंच जाती है। वो उससे पूछते तुम यहाँ क्या करने आई हो। नुआन बोलती है मैं एक लेडी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई, अभी वो अंदर गई है। गिरीश बोलता है पर यहाँ तो कोई नहीं आया है, लेकिन नुआन को यकीन नहीं होता इसलिए वो अंदर आकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। गिरीश उसे बोलता है तुम मुझे प्रिंस कहकर मत बुलाया करो, सिर्फ मेरे नाम से बुलाया करो। वहाँ से जाते टाइम गिरीश उसे भरोसा दिलाता है शादी के बाद तुम्हारी बहन नुआन यहाँ पर अकेली नहीं है, मैं और मेरा भाई उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इधर चाय की मोम शशि ने एक लड़की को इन पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था, इसलिए वो लड़की शशि को कॉल कर बता देती है नुआन के गिरीश के घर में जाने वाली बात। इसके बाद ये अफवाह फैल जाती है कि नुआन का प्रिंस गिरीश के साथ कोई चक्कर चल रहा है। जैसे ही उसकी बहन नील को इस बात का पता चलता है और उसे बोलती है इस बात का फायदा रानी शशि उठा सकती है, लेकिन नुआन बोलती है मेरा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और दोनों ने ही इंडियन ड्रेस पहनी होती है जो कि नुआन ने खुद डिजाइन की थी। गिरीश उन्हें लेने के लिए आता है, लेकिन नुआन को इंडियन ड्रेस में देखकर बस स्माइल किए जा रहा था। गिरीश को भी राजमाता सरिता एक बार दिखाई दी थी और उन्होंने उसे कहा था तुम्हारी राइट पर्सन कहीं दूर से आएगी जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा और वही यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। गिरीश नुआन की तारीफ करता है तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। नुआन बोलती है मैं वहाँ पर सबको क्लियर कर दूंगी कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है और मैं एक लेडी का पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक गई थी। लेकिन गिरीश बोलता है तुम्हारी बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं होगा। नुआन अपनी बहन और गिरीश के साथ राजा रानी के पैलेस में पहुँच जाती है जहाँ पर उनका वेलकम किया जाता है। चाय काउंसिल मीटिंग में बताता है कि वो नील से ही शादी करेगा, लेकिन सभी मेंबर्स उसके खिलाफ होते हैं
उसकी मोम भी उसे बोलती है तुम अगले राजा बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें सावित्री से ही शादी करनी पड़ेगी। वो थाई लड़की सिर्फ तुम्हारी सेकंड वाइफ ही बन सकती है। इधर नुआन वहाँ की सारी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। तभी नील से मिलने के लिए सावित्री भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर बोलती है तो तुम हो चाय की थाईलैंड से आई हुई दोस्त। ऐसे मैं सावित्री हूँ, मेरे बारे में तुम्हें चाय बता देगा। तभी चाय वहाँ पर आ जाता है और सावित्री उनके सामने ही उसे किस कर देती है। देखकर नील को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। चाय आकर उसे मनाने लग जाता है मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर सभी मेरी शादी जबरदस्ती उसी से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाऊंगा। ये सुनकर वो उसे माफ कर देती है। इधर गिरीश नुआन को बोलता है तुम्हें अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। नुआन वजह पूछती है। गिरीश बताता है मेरी मोम भी एक फॉरेनर थी, लेकिन मेरे डैड और मेरी मोम को उनके प्यार के लिए काफी सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, बहुत सफर करना पड़ता है। यहाँ पर प्यार से ज्यादा राज्य को मान्यता दी जाती है। नुआन बोलती है मैं वही करूँगी जिसमें मेरी बहन खुश रहेगी। गिरीश बोलता है ठीक है, तो पार्टी में तुम पेशेंस रखना। पार्टी में चाय अनाउंस करता है कि उसकी होने वाली वाइफ नील है। ये बात सावित्री और उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चाय की मोम शशि भी इस बात से कुछ खास खुश नहीं थी, इसलिए वो अपनी खास नौकरानी को कुछ ऑर्डर देती है, जिसके बाद वो सावित्री को आकर बताती है कि नुआन आधी रात को गिरीश से मिलने के लिए गई थी। इसलिए जब सब साथ में बैठते हैं तो सावित्री जानबूझकर नुआन को बुली करने की कोशिश करती है। तुम आधी रात को प्रिंस गिरीश से मिलने क्यों गई थी? ऐसा क्या काम पड़ गया था? लेकिन नुआन कोई सीधी सादी लड़की तो थी नहीं, इसलिए उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है। चाय की मोम उसे डांट देती है ये कैसे तुम रूडली बात कर रही हो। इधर सावित्री के डैड किंग को बोल रहे होते हैं आप अपने बेटे चाय की शादी मेरी बेटी सावित्री से करा दो। लेकिन किंग बोलते हैं मेरा बेटा जिससे प्यार करता है मैं उसी से उसी की शादी कराऊंगा। डैड सावित्री को बताते हैं किंग तो हमारे साइड नहीं है, पर क्वीन अभी भी हमारे साइड है। सावित्री बोलती है आप चिंता मत कीजिए डैड, उन थाई लड़कियों को तो मैं देख लूंगी। जिसके बाद सावित्री क्वीन की खास नौकरानी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। इधर नील अपनी बहन को बोलती है यहाँ पर ये सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्या मैं वापस थाईलैंड चलूं? मॉम डैड गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नुआन बोलती है शादी तुम चाहे किसी प्रिंस से करो या फिर किसी गरीब से, ये मैटर बड़ा होता है, इसलिए तुम सोच समझ कर ही फैसला लेना। के बाद दोनों को म्यूजिक और डांस का शो देखने जाना था, लेकिन नील बोलती है मैं अभी आती हूँ। नुआन शो देखने आ जाती है, लेकिन उसे बार बार अपनी बहन की ही चिंता हो रही होती है। इधर नील के पास मैसेज आता है कि चाय उससे मिलना चाहता है। एक्चुअली में वो मैसेज सावित्री ने भिजवाया था। जैसे ही नील उस लोकेशन पर मिलने के लिए पहुंचती है, उधर सावित्री के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। नुआन को अपनी बहन की चिंता हो रही थी, तभी उसे फिर से महारानी सरिता की आत्मा दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है। इधर चाय और गिरीश को भी पता चल जाता है कि नील कहीं गायब हो गई है और नुआन भी उसके पीछे गई है। चाय बोलता है अगर सच में नुआन को उनकी पूर्व राजमाता की आत्मा दिखाई देती है तो जरूर वो उसी फ्लावर फॉरेस्ट में गई होगी, इसलिए वो दोनों भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ आ जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वो सब बातें कर रहे होते हैं। आज तक इस फॉरेस्ट में जो भी आया है वो कभी वापस नहीं जा पाया है। इधर नील भी यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। राजमाता सरिता भी उसे आवाज लगाती है, जिसके बाद वो होश में आती है तो अपने आप को जंगल में अकेला पाकर दुखी हो जाती है। नुआन भी राजमाता सरिता के पीछे वहाँ पर आ गई थी और उसे उसकी बहन नील वहाँ पर मिल जाती है। तभी वहाँ पर वो बाकी सब भी पहुँच जाते हैं। चाय को भी राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई देती है। घर वापस आने के बाद चाय दोनों बहनों से माफी मांगता है जो कुछ भी हुआ था उसके लिए, लेकिन नुआन को तो गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान आज खतरे में थी, कोई उसे हर्ट करना चाहता था, लेकिन चाहे उसे बिलीव दिलाता है अब ऐसा दोबारा कुछ नहीं होगा, मैं नील को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। इधर सभी मेड की हेड ईला नुआन को बताती है आज तक उस फॉरेस्ट में जो भी गया है वो वापस कभी नहीं लौटा है। नुआन बोलती है क्या मतलब है इसका? ईला उसे बताती है एक्चुअली में वो जंगल वही जगह है जहाँ पर राजमाता सरिता का बेटा यानी कि क्राउन प्रिंस सरनजीत को आखिरी बार देखा गया था और वहीं से गायब हो गया था। लोगों को आज भी वहाँ से चीखों की आवाज सुनाई देती है। नुआन को भी लगता है क्या उसे जो औरत दिखाई देती है कहीं वो राजमाता सरिता ही तो नहीं है।
इसलिए वो इला से पूछती है, क्या तुम्हारे पास राजमाता सरिता की कोई फोटो है? इला बोलती है, पर क्वीन शशि ने उसे हटवा दिया है। इधर चाय गिरीश से पूछता है, क्या तुम्हें भी राजमाता सरिता जंगल में दिखाई दी थी? गिरीश हाँ बोल देता है। जिसके बाद दोनों भाई डिसाइड करते हैं और वीरान को उन दोनों बहनों की सुरक्षा के लिए उनके पीछे लगा देता है। नेक्स्ट डे नुआन अपनी बहन नील को बोलती है, हमें वापस थाईलैंड चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती तुम्हें यहाँ पर कोई हर्ट करे। लेकिन नील जाने से मना कर देती है। इधर वो मेड सावित्री को बताती है, जिन लोगों को नील को उठाने के लिए भेजा था वो सारे आदमी जंगल से अचानक से गायब हो गए हैं और उस असिस्टेंट पर आत्मा का असर हो गया है जो नील को जंगल तक लेकर आई थी। जिसके बाद वो अपनी मेड के साथ उस असिस्टेंट से मिलने के लिए आती है और एक्चुअली में उस असिस्टेंट में राजमाता सरिता की आत्मा आ गई थी। इसलिए वो उन्हें बोलती है, सारे पाखंडियों का खात्मा हो जाएगा। ये दोनों तो डरकर भाग जाती हैं। इसके बाद ये दोनों सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने जाते हैं ताकि उनका गुनाह पकड़ा ना जाए, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है ड्राइवर वीरान ऑलरेडी उस फुटेज को यहाँ से लेकर चला गया है। इधर गिरीश अपने भाई को समझाता है कि तुम्हें नील से साफ शब्दों में बोल देना चाहिए, वो तुमसे शादी कर सिर्फ तुम्हारी वाइफ नहीं बनेगी बल्कि उसे यहाँ की रानी होने का कर्तव्य भी निभाना होगा। इसलिए वो दोनों उन दोनों बहनों को घुमाने के बहाने लेकर जाते हैं और मंत्रापुरा के लोगों से मिलवाते हैं। वहाँ के लोगों का बहुत ही बुरा हाल था। चाय नील को बताता है किस तरीके से पशुता फैमिली राज्य को अंदर से खोखला कर रही है। उनकी फैक्ट्री की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। दोनों बहनें वहाँ की हालत को देखकर काफी निराश हो जाती हैं। चाय नील को बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी के बाद भी करता रहूंगा, लेकिन मेरा अपने राज्य और लोगों के प्रति भी कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। नील बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी समझ आती है, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। चाय तो उसे हक कर लेता है क्योंकि वो उसे प्यार के साथ सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थी। नुआन तो ये सारा नजारा देखकर इमोशनल हो जाती है। सीन में गिरीश बच्चों का इलाज कर रहा होता है और नुआन बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती है और वो कहानी सुनाने में इतना ज्यादा खो जाती है कि वो गिरीश से टकराकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। गिरीश नुआन को अंकल रे से मिलवाने के लिए लाता है। अंकल रे बोलते हैं, गिरीश पहली बार किसी लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए लाया है। ये सुनकर नुआन तो सरप्राइज हो जाती है और गिरीश बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा था। गिरीश हिंदी में अंकल रे को बोलता है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे शर्मिंदा करोगे उसके सामने? नुआन को तो उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पूछती है, क्या बातें कर रही हो? गिरीश झूठ बोल देता है, मैं कॉफी बनाने के लिए कह रहा था। नुआन को वहाँ बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं। गिरीश बताता है, ये सब मंत्रापुरा के पुरानी बुक्स का कलेक्शन है और उसे एक फैब्रिक से रिलेटेड बुक देता है। अंकल रे भी उसे एक बुक के बारे में बताते हैं जिसमें कपड़े पर डिजाइन के जरिए पैटर्न में शब्दों को छुपाने की आर्ट होती है। नुआन भी उस पैटर्न को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि हर पैटर्न में कोई ना कोई शब्द छुपा हुआ था। मंत्रापुरा के पैलेस के अंदर नेटवर्क नहीं आता था, इसलिए जब वो बाहर आती है तो अपने डैड को कॉल करती है। डैड उससे पूछते हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? नुआन बोलती है, सब ठीक नहीं है पर बुरा भी नहीं है। तभी नुआन की नजर वहाँ पर लगी राजमाता सरिता की फोटो पर जाती है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और फोन कट कर देती है और अंदर आकर गिरीश को बताती है, जो फोटो वहाँ लगी हुई है ना, उसी की आत्मा मुझे दिखाई देती है। जिसके बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि उसे राजमाता सरिता की आत्मा ही दिखाई देती थी। नुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अंकल रे उसे उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसमें कहा गया था कि दूर देश से आई हुई लड़की ही मंत्रापुरा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, इसलिए राजमाता सरिता की आत्मा तुम्हें हेल्प कर रही है, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। इवन जंगल में राजमाता सरिता ने ही नुआन को उसकी बहन को ढूंढने में हेल्प की थी। नुआन बोलती है, क्या मुझे उनकी आत्मा फिर से दिखाई देगी? अंकल रे बोलते हैं, हो भी सकता है और तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये तुम्हारी डेस्टिनी में था। लेकिन रास्ते में नुआन बोलती है, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। गिरीश बोलता है, अंकल रे ने बोला है इत्तेफाक भी किस्मत से ही होते हैं। तभी गिरीश नोटिस करता है कोई उनका पीछा कर रहा है। एक्चुअली में वो सावित्री के डैड के आदमी थे। गिरीश तेज स्पीड में कार चलाने लगता है, तभी सामने से एक आदमी आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं।
वो आदमी उन्हें मारने वाले थे, लेकिन तभी राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है और उसके बाद वो उन दोनों को जगाती है। दोनों होश में आ जाते हैं। नुआन बोलती है, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने आवाज दी। गिरीश उसे बताता है, हमारे पीछे सावित्री के डैड के आदमी लगे हुए थे। यहाँ से पैलेस जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। इसके लिए नुआन को फ्लावर फॉरेस्ट को पार करना होगा। नुआन तो उस फूलों वाले जंगल का नाम सुनकर ही डर जाती है, लेकिन गिरीश उसे भरोसा दिलाता है, मुझ पर बिलीव करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों जा रही होते हैं। गिरीश उसे अपना ब्लेजर देता है, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तभी गिरीश को राजमाता सरिता की भविष्यवाणी याद आ जाती है। तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए राइट पर्सन कौन है, क्योंकि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो जाएगा। प्रेजेंट में गिरीश उसे बोलता है, ऐसे बहुत से संकेत है जिससे पता चलता है तुम ही वो राइट पर्सन हो। नुआन बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? गिरीश बोलता है, वही जो मंत्रापुरा की खुशियों को वापस लेकर आ जाएगा। गिरीश नुआन को अपना ब्लेजर पहना देता है। नुआन तो उसे देखे जा रही होती है। तभी गिरीश नोटिस करता है 2 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो नुआन को एक पेड़ के पीछे लेकर छुप जाता है। दोनों काफी क्लोज आ गए थे। नुआन तो उसे देखे जा रही होती है। जैसे ही गिरीश उसे देखता है तो वो उससे दूर हो जाता है। गिरीश बोलता है, मैं उन आदमियों का ध्यान भटका दूंगा और तुम शॉर्टकट वाले रास्ते से पैलेस पहुंच जाना। नुआन बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गिरीश बोलता है, मुझ पर बिलीव रखो, तुम ऐसा कर लोगी। तभी गिरीश देखता है वो 2 आदमी और कोई नहीं उसी के आदमी होते हैं, इसलिए वो उन्हें बोलता है, तुम नुआन को सेफली पैलेस तक लेकर जाओ। गिरीश नुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। नुआन को लगता है वो उसका हाथ पकड़ने को बोल रहा है, लेकिन गिरीश उससे अपना ब्लेजर मांग रहा होता है। नुआन का तो पोपट हो जाता है और गुस्से में ब्लेजर उसे पकड़ा देती है। वापस आते समय नुआन गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। वैसे तो बोलता है, मुझे प्रिंस कहकर मत बुलाओ, पर देखो ना कर तो प्रिंसों की तरह ही दिखाता है। नेक्स्ट सीन में नुआन की बहन नीलू से बोलती है, तुम वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम भी किसी खतरे में पड़ो। नुआन बोलती है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली भी गई ना तो डैड मुझे वापस तुम्हारे पास ही भेज देंगे। हम दोनों को ही यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। इधर सावित्री नलिनी के साथ मिलकर उस असिस्टेंट को मार डालती है जो नुआन को जंगल तक ले गई थी और उसके बाद वो पागल हो गई थी। इधर किंग नरेन काउंसलिंग मीटिंग में होते हैं। सभी लोग उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं कि वो सावित्री को ही क्राउन प्रिंसेस बनाएं, लेकिन किंग बोलते हैं, ये मेरा फैमिली मैटर है, मेरा बेटा जिससे शादी करेगा मैं उसी से उसकी कराऊंगा। लेकिन तभी उनकी वाइफ शशि वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, सावित्री ही इस परिवार की क्राउन प्रिंसेस बनेगी। इधर गिरीश के कहने पर मनु 24 घंटे नुआन के आसपास रहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नुआन उसे बचकर जाने की कोशिश करती है। मनु देखता है कार में 3 लाल रंग के फ्लावर रखे हैं। वो देखने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नुआन को लगता है जरूर ये मनु की गर्लफ्रेंड ने रखा होगा, इसलिए वो उसे मिलने गया है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर ब्लड वॉरियर के नाम से एक टीम होती है जो बगावत करती थी। श्रुता फैमिली राज्य का जो भी नुकसान करना चाहती थी, टीम उसके खिलाफ लड़ाई करती थी और इस टीम में किंग, उनके दोनों बेटे और उनके बेटे के सारे साथी थे और इसमें घर की सारी नौकरानियों की मैनेजर इला भी शामिल होती है। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या नुआनी वो लड़की है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। किंग बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो हमें कैसे भी नुआन को प्रोटेक्ट कर रखना होगा। नेक्स्ट सीन में गिरीश देखता है नील ने उस दिन जो साड़ी पहनी थी वो खराब हो गई थी, लेकिन नुआन ने उसे अच्छी तरीके से ठीक कर दिया था। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। नीला गिरीश को बोलती है, तुम्हें राजमाता सरिता की साड़ी को नुआन को दिखाना चाहिए। गिरीश याद करता है बचपन में एक बार जब वो चाय के साथ खेल रहा था, उसे राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई दी थी। उन्होंने उसे कहा था, ये मेरी सारी साड़ी है, तुम्हें इनको संभाल कर रखना है। चाय गिरीश को बोलता है, क्या इन सब कारणों की वजह से ही आज तक तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया? गिरीश बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरी मोम की तरह कोई और भी प्यार में सफर करे। इधर नुआन सो रही होती है, तभी राजमाता सरिता की आत्मा उसे पुकारती है। नुआन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, इवन वो होश में भी नहीं थी। गिरीश जब अपने घर में आता है तो वो देखता है नुआन राजमाता सरिता की साड़ी के सामने खड़ी है। जैसे ही गिरीश उसे आवाज देता है, नुआन बेहोश हो जाती है। गिरीश उसे पकड़ लेता है। होश में आने के बाद नुआन उसे बताती है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, पर कोई मुझे आवाज लगा रहा था। गिरीश उसे बताता है, मेरे पास राजमाता सरिता की साड़ी है जिसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। नुआन शौक होकर पूछती है, क्या तुम्हें भी वो नजर आती हैं?
गिरीश बताता हाँ, और इन साड़ियों में से कुछ साड़ी रानी को दी जाएगी शादी पर। नुआन बोलती है लेकिन मैंने तो अपनी बहन की शादी के लिए ऑलरेडी ड्रेस डिजाइन कर रखा हुआ है। गिरीश बोलता है लेकिन ये साड़ियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। वो उसे राजमाता सरिता की एक व्हाइट साड़ी दिखाता है। नुआन तो उसे देखकर शौक हो जाती है। वो उस साड़ी को छू कर देखती है, ये इतनी ज्यादा ठंडी कैसे है, और उस साड़ी की तारीफें करने लग जाती है। वैसे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग शादी में व्हाइट साड़ी तो पहन नहीं सकते ना। गिरीश बोलता हाँ, वैसे मैं बस इन साड़ियों का ध्यान रख रहा हूँ। नुआन तो परेशान हो जाती है और बोलती है मैं तो बस यहाँ पर अपनी बहन का ध्यान रखने आई थी, मुझे कोई भी राइट पर्सन बनने का शौक नहीं। गिरीश बोलता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। इधर चाय नील से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है अगले 5 दिनों के बाद किंग उसकी होने वाली वाइफ की अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसके बाद अगले 3 महीने तक हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। इधर नुआन ईला से उस व्हाइट साड़ी के बारे में बात करती है। मैंने आज तक इतना ठंडा फैब्रिक कभी तक टच नहीं किया। ईला बोलती है वो साड़ी काफी अनोखी है। बहुत से टेलर ने उस साड़ी के पैटर्न को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी ठंडक बर्दाश्त नहीं हुई, वजह से कोई भी उस साड़ी को टच नहीं कर पाता है। ऐसा कहा जाता है जो भी उस साड़ी को नॉर्मली पहन लेगा वही उसका ओनर हो जाएगा। नुआन को तो ये सारी बातें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। इधर वो गुंडा पकड़ा जाता है जिसने नील पर अटैक किया था। वीरान उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि इसके पीछे किसका हाथ था। डर की मारी वो बंदा बता देता है इसके पीछे नलिनी की टीम का हाथ था। इधर चाय अपने डैड से आकर बोलता है मोम की असिस्टेंट नलिनी भी सावित्री के साथ मिली हुई है और उन्हीं लोगों ने मिलकर नील पर अटैक कराया था। नेक्स्ट सीन में चाय अपनी मोम से इस बारे में बात करने के लिए आता है। उसकी मोम बोलती है मुझे सावित्री के बारे में कुछ मत कहो क्योंकि रानी बनने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तुम्हें भी सावित्री से ही शादी करनी होगी। चाय बोलता है मैं ऐसा किंग बनकर क्या करूँगा जो अपने ही लोगों के लिए लड़ ना सके। चाय की मोम शशि को पशुता फैमिली का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है अगर वो पशुता फैमिली और रॉयल फैमिली में रिलेशन अच्छे रखना चाहती है तो उसे सावित्री को ही अपने घर की बहू बनाना होगा। इधर फाइनली वो दिन आ जाता है जब चाय की होने वाली वाइफ का अनाउंसमेंट होने वाला था। सभी इसके लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। किंग अनाउंसमेंट करते हैं उनके बेटे की शादी नील से होगी जो कि एक थाई गर्ल है। क्या किसी को इस बारे में कुछ कहना है? तभी उनकी वाइफ शशि खड़ी हो जाती है। एक क्राउन प्रिंसेस को हमारे पैलेस के सारे रीति रिवाजों के बारे में पता होना चाहिए। इवन उसमें क्वीन बनने के सारे गुण भी होने चाहिए। रानी होने के नाते मैं ही क्राउन प्रिंसेस को ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन मैं ये ट्रेनिंग 2 लड़कियों को दूंगी। वो सावित्री का नाम अनाउंस करती है और बोलती है इन दोनों में जो भी इस कंपटीशन को जीतेगी और योग्य रानी बनने के लायक है ये साबित करेगी वही रानी बनेगी। लेकिन बाद में किंग और चाई शशि पर गुस्सा करने लग जाते हैं। उस रिपोर्टर के सामने ऐसा अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? शशि बोलती है मैं सिर्फ 2 ही चीजों को प्यार करती हूँ, पहला मंत्रापुरा, दूसरे तुम। मैं सबके लिए बस अच्छा ही चाहती हूँ। और अंदर आकर रोने लग जाती है। कोई भी मुझे नहीं समझ सकता कि मैं अपने राज्य के लिए ही ये सब कर रही हूँ। इधर नुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उसी अनाउंसमेंट की वजह से, लेकिन गिरीश और रीला उसे समझाने लग जाते हैं अब जो भी फैसला होगा वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। सावित्री और नलिनी नील को बुली करने लग जाते हैं। सावित्री बोलती है तुम्हें तो यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन तभी नुआन भी वहाँ आ जाती है और अपनी बहन का साथ देते हुए बोलती है हम दोनों बहनों को तुम कमजोर समझने की भूल मत करना। आगे रानी शशि अनाउंसमेंट करती है अगली रानी वही बनेगी जो मंत्रापुरा के खोए हुए शाही चिन्ह को वापस लेकर आ जाएगा। ये सुनकर तो सभी शौक हो जाते हैं क्योंकि उस शाही चिन्ह के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। किंग अपनी वाइफ को बोलते हैं मुझे अच्छे से पता है तुमने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें भी मंत्रापुरा की फिक्र है। इधर सावित्री परेशान हो जाती है, वो उस शाही चिन्ह को ढूंढेगी कैसे। उसके डैड उसे बोलते हैं मैं भी उसे कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर आज तक मुझे नहीं मिला। इधर नुआन को भी गिरीश से पता चलता है उस शाही चिन्ह को गायब हुए तो 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। नुआन तो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो गिरीश के साथ अंकल रे से मिलने के लिए आ जाती है ताकि उसे उस शाही चिन्ह के बारे में कुछ क्लू मिल सके। अंकल रे बताते हैं वो शाही चिन्ह तो क्राउन प्रिंस
सरनजीत के साथ ही गायब हो गया था और हमें तो ये भी नहीं पता क्राउन प्रिंस सरनजीत जिंदा भी है या नहीं। गिरीश बोलता है हो सकता है हमें राजमाता सरिता की साड़ियों से कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि राजमाता सरिता ने उसे कहा था मेरी साड़ियों के जरिए जो जीत जहाँ की थी वहाँ पर पहुँच जाएगी। अंकल रे नुआन से कहते हैं तुम ही वो राइट पर्सन जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। ये सुनकर नुआन तो परेशान हो जाती है, ये सब क्या चल रहा है। अंकल रे बोलते हैं क्या तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती हो। नुआन बोलती है ऐसा नहीं है, पर मुझे नहीं मालूम मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तभी वो फैब्रिक के पैटर्न वाली बुक नीचे गिर जाती है और उसे देखकर उन्हें आइडिया आता है हो सकता है राजमाता सरिता की साड़ियों में भी वैसे ही पैटर्न में शब्द छुपे हो, उन्हें कोई क्लू मिल जाए। जिसके बाद वो राजमाता सरिता की साड़ियों को बाहर निकाल और उस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों के लिए उस साड़ी की ठंडक को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अंकल रे बोलते हैं यहाँ पर बहुत सी साड़ियाँ सिर्फ व्हाइट कलर की ही हैं। नुआन बोलती हाँ, और एक कलर तो चांद जैसा है। उसके बाद उन्हें आइडिया आता है इन साड़ियों को चांद की रोशनी में रख कर देखना चाहिए, क्योंकि केवल वही एक व्हाइट साड़ी नहीं बल्कि बाकी साड़ियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। वो साड़ी को चांद की रोशनी में रखते हैं, तभी वहाँ पर चाय भी नील के साथ आ जाता है। नील अपनी बहन नुआन के साथ अंदर दूसरी साड़ियाँ लेने जाती है, तभी वो राजमाता सरिता की वो व्हाइट साड़ी देख लेती है। ये कितना सुंदर लग रहा है। वो उसे टच करती है और अपने ऊपर रखती है, लेकिन उसे वो फैब्रिक बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। नुआन जब ये देखती है तो शॉक हो जाती है और उसे इला की बात याद आती है कि जब ये साड़ी किसी को अपना ओनर चुन लेगी उसके ऊपर इसकी ठंडक का असर नहीं होगा। नील उस साड़ी को लेकर बाहर आ जाती है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नील को ही मंत्रापुरा की रानी बनने के लिए चुना गया है। चांद की रोशनी में उस साड़ी का पैटर्न चमकने लग जाता है। वो सभी देखते हैं ये तो एक खास तरीके का पैटर्न है और उस पैटर्न के पीछे की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं। सावित्री के डैड का आदमी इन लोगों पर नजर रखा हुआ था और फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन राजमाता सविता की आत्मा उसे ऐसा नहीं करने देती। सावित्री के डैड जब उस ब्लर फोटो को देखते हैं तो वो अरुण पर गुस्सा करते हैं और उसे बोलते हैं पता करो वो सब लोग उस साड़ी पर क्या कर रहे थे। इधर नील चाय के साथ वापस जा रही होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे से उसकी क्राउन प्रिंसेस की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। नील यहाँ की सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए रो रही थी। चाय उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। इधर अंकल रे और नुआन उस पैटर्न को पेपर पर उतारने की कोशिश करते हैं। गिरीश नुआन को ठंड से बचाने के लिए उसे जैकेट पहनाता है। नुआन को हाथों में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी काम करते हुए, जो गिरीश नोटिस कर लेता है। वो अपनी गर्म फूंक से उसके हाथों को गर्मी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही नुआन उसे देखती है तो वो पीछे हट जाता है। इवन वो नुआन के लिए इंडिया की फेमस अदरक वाली चाय भी लेकर आता है कि नुआन को ठंड कम लगे। ठंड की वजह से नुआन का हाथ फ्रीज होने लगता है, तो गिरीश बोलता है मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स लेकर आऊँ क्या। नुआन बोलती है रहने दो, मैं ये हैंडल कर लूंगी, लेकिन गिरीश नुआन का हाथ पकड़कर उसे गर्माहट देने लग जाता है। गिरीश का ये अपनापन नुआन के दिल को छू जाता है। अंकल रे और नुआन उस पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि ये सिक्किम स्टाइल का है। राजमाता सरिता भी सिक्किम से ही थी। वो उस पैटर्न को फोल्ड कर उससे कोई क्लू जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। अंकल रे को समझ आता है ये तो साड़ी है, इसे फोल्ड नहीं करते बल्कि इसे तो पहनते हैं, लेकिन उस साड़ी की ठंडक को तो कोई झेल ही नहीं सकता था, यानी कोई उसे नहीं पहन सकता था। सिर्फ नील ही है जो उस साड़ी को पहन सकती थी। सावित्री और नील दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के लिए क्वीन के महल में आ जाती है। सावित्री की टीम में तो ऑलरेडी नलिनी होती है। नलिनी उसे एक मनी नाम की हेल्पर से मिलवाती है और उसे बोलती है ये आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। इधर नील की देखभाल के लिए नालंदा को रखा जाता है। इधर नुआन गिरीश को बोल रही होती है मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गिरीश उसे देखने लग जाता है। नुआन बोलती है मेरा मतलब है मेरी बहन के प्यार के लिए। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। एक्चुअली वे दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।